हेलो एवरीवन, अपन ने स्टार्ट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द लेविबिलिटी, लेवी। तो आपका जो जीएसटी है वो लेवी किसके ऊपर होता है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बॉथ। और ऑलरेडी अपन क्लास के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। ये मैंने कल ही क्लास के अंदर बता दिया था, आज वापस रिपीट कर देता हूं कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा एक्ट है? CGST एक्ट 2017। तो CGST एक्ट 2017 सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब लॉ मेकर ने यहाँ पे सप्लाई को डिफाइन नहीं किया है, सप्लाई का स्कोप बताया है। स्कोप का मतलब ये होता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। बेटा यदि अपन सप्लाई की डेफिनेशन को यदि स्किप कर दे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट जीएसटी तभी लेवी होगा, तभी चार्ज होगा जब सप्लाई होगी। If there is a supply, GST would be charged. If there is a no supply, GST would not be charged. तो इसलिए ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी एंगल। क्योंकि जीएसटी तभी लगेगा जब सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और इन्होंने सेक्शन 7 के अंदर डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, इन्होंने सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई को दिया है स्कोप के फॉर्म में। स्कोप का मतलब होता है कवरेज, कवरेज का मतलब होता है क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। स्टार्ट करें। तो ये जो डेफिनेशन जो दी हुई है, स्कोप ऑफ सप्लाई दिया हुआ है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। दिस इज गिवन इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। कहां मिलेगा ये आपको? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करता है। पॉइंट नंबर ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सप्लाई का कवरेज क्या है। तो इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ए, डबल ए, बी और सी। कितने पॉइंट याद करने? 4 पॉइंट। किसके लिए? सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। पॉइंट नंबर ए, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में ही सप्लाई वर्ड बोला है, तभी मैंने बोला कि इन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं दिया है। इन्होंने किस फॉर्म में दिया है? सप्लाई कवरेज के फॉर्म में, कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड करता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ सच एज। तुम में से कोई ट्राई कर सकता है कि सच एज का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे कि लाइक, और लाइक का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो एग्जाम्पल, इसके अलावा कुछ और भी इंक्लूड हो सकता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर क्या इंक्लूड करेगा? एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज, मतलब सप्लाई करने की जो भी फॉर्म होती है वो सारी फॉर्म्स क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सेल। सप्लाई करने का एक तरीका होता है बेचना, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। तुम्हें से किसी को पता है बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? रेजाइंस, बार्टर और एक्सचेंज। हाँ बेटा तुम बताओ, सेकंड बेंच। दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, गुड्स के बदले गुड्स, ये बार्टर हुआ। और एक्सचेंज में क्या होगा? कि मींस गुड्स के बदले आप गुड्स तो दे ही रहे हो, गुड्स के अलावा आप क्या दे रहे हो? कुछ मनी भी इन्वॉल्व होता है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है? यदि आपने चावल के बदले गेहूं ले लिए, गेहूं के बदले आपने मक्का ले लिया, मक्का के बदले बाजरा ले लिया, होता ना। कि जैसे मेरे यहाँ पे सरसों हुई, तुम्हारे यहाँ पे गेहूं हुआ, तो ऑब्वियसली मैं गेहूं भी कहूंगा, तो मैंने तुमसे गेहूं ले लिया और उसके बदले मैंने तुम्हें क्या किया? सरसों दे दी। ये तो बार्टर है, ये तो प्योर बार्टर है। सर एक्सचेंज का कोई एग्जाम्पल? आपके घर में पुरानी बाइक है, बाइक है बेटा, बाइक। टीवी तो होगा बेटा, पुराना हो गया ना अब तो तुमने क्या किया? अपना पुराना टीवी दे दिया। तो पुराने टीवी के बदले क्या किया? नया टीवी लिया। लेकिन पुराने के बदले नया टीवी नहीं मिलता, पैसा भी लगता है। पूरा नहीं लगता, कम लगता है। यस और नो? इस में मनी भी इन्वॉल्व होता है। मतलब गुड्स के बदले आपको गुड्स मिलेगा, लेकिन साथ में एक्सचेंज में क्या होता है? मनी भी इन्वॉल्व है। यस और नो? जैसे आपकी पुरानी कार है, पुरानी कार देके आपने नई कार खरीदी और 10 लाख रुपए और दे दिए। पुराने मोबाइल के बदले आपने नया मोबाइल खरीदा और साथ में आपने 5,000 रुपए दे दिए। ऐसा होता ही नहीं होता है? क्या है वो? एक्सचेंज। जहां पे आपका मटेरियल जाके नया मटेरियल आ रहा है,
लेकिन मटेरियल के बदले मटेरियल नहीं मिल रहा है, साथ में मनी भी इन्वॉल्व है। मीन बार्टर के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होती, एक्सचेंज के अंदर मनी भी इन्वॉल्व होती है। क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें? फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज। क्या बता रहा हूं मैं? क्या क्या फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज हो सकती है? फॉर एग्जांपल सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस। टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस दे दिया आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने का लाइसेंस दे दिया, मार्बल का लाइसेंस दे दिया। गवर्नमेंट होती है ना, माइनिंग करने का लाइसेंस देती है, या फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज क्या करती है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। तो यदि कोई भी लाइसेंस दिया जा रहा है, रेंटल, रेंटल किसका दिया जाता है? मकान को किराए पे दे दिया। क्या बेटा? मकान को आपने किराए पे दे दिया। आपका बिजनेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर को रेंट पे देना, बेंचेस को रेंट पे देना, जनरेटर को रेंट पे देना। तो ये भी क्या होना जाएगा? मुंबई का ये गोवा, गोवा के अंदर तो बहुत बड़ा बिजनेस है, कौन सा? एक्टिवा को रेंट पे देने का। तो रेंटल भी क्या होना जाएगा? सप्लाई। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर यदि अपन ने प्रोजेक्टर को रेंट पे दिया, सर प्रोजेक्टर को रेंट पे देने पर जो रेंटल इनकम है, सर रेंटल इनकम तो आपके इनकम टैक्स में आएगी, इनकम फ्रॉम पीसीबीपी या अदर सोर्सेज में। तो दोनों चीजें अलग अलग है। आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स लगेगा, दैट इज डिफरेंट मैटर। और ये जो आपकी एक्टिविटी है उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा यदि सप्लाई है तो। और रेंटल क्या है? सप्लाई, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? नॉट ओनली सेल, सेल इंक्लूड नहीं है, सेल तो इंक्लूड है ही। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज। मैं मकान को किराए पे भी देता हूं, मकान को लीज पे भी देता हूं। तो में से किन बच्चों को नॉलेज है कि कब बोला जाता है कि मैंने मकान किराए पे दिया, और ये कब बोला जाता है कि मैंने मकान को लीज पे दिया? मैं रिपीट करता हूं, जनरली फॉर गुड्स लाइक प्रोजेक्टर, तो आप यदि प्रोजेक्टर हो या टीवी हो या जनरेटर हो या एक्टिवा हो, आप जनरली रेंटल वर्ड यूज करते हो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, मकान के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने बहुत बड़ा वर्ड सुना होगा, हमने लीज पे दे दिया, और बहुत बड़ा आपने सुना होगा कि हमने रेंट पे दे दिया। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है कि रेंटल है या लीज है? ये जनरल स्टेटमेंट आया कि लीज जनरली ज्यादा पीरियड के लिए होती है और रेंटल कम पीरियड के लिए होता है। और इसको स्पेसिफिक बोलूं तो 12 महीने से कम रेंटल और 12 महीने से ज्यादा लीज, और लीज को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? और इसलिए आपने देखा होगा, तुम में से किसी का प्रॉपर्टी होगी और यदि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना होता, तो आप क्या करते हो? 11 महीने का रेंटल एग्रीमेंट करा देते हो। कितने महीने का? लीज नहीं करवाते, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा के लिए यदि आपने रेंट पे दे दिया तो आपको क्या करानी पड़ेगी? लीज डीड बनवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना। कोई कंफ्यूजन? डिस्पोजल, ये ऐसे काम नहीं करता, तो मैंने क्या किया? इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और नया एसी परचेज कर लिया। तो जो मैं एसी, मेरा काम क्या है वैसे? मेरा मेन काम क्या है बेटा? कोचिंग। और यदि ये एसी, ध्यान से देखो पीछे, ये एसी मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये भी सप्लाई माना जाएगा, लिखा हुआ है डिस्पोजल। मतलब जो माल बनाते हो, जो आप माल बेचते हो, जो खरीदते हो, वो तो है ही। यदि बिजनेस के अंदर यदि आपने किसी गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो डिस्पोजल भी क्या होना जाएगा? सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन वाइडर है। सप्लाई में सिर्फ ओनली सेल इंक्लूड नहीं है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, made or agreed to be made for a consideration. What is a keyword? हेलो, ध्यान से देखो बेटा, वो पीछे ऐसे ना पुराना, उसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। किसको दे दिया मैंने? एग्जाम्पल है, दिल पे नहीं लेना। मेरे यहाँ पे पियोन आता है, मैंने उसको बोला ले जा, सर कितना पैसा? फ्री में दे दिया। क्या दे दिया? आवाज नहीं आ रही? तो सप्लाई नहीं है। सप्लाई तभी माना जाएगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीन सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? शिवांश ने बोला सर नहीं बेटा दिल पे नहीं लेना, और क्लास का बिल्कुल मत आना।
तो शिवांश आया, सर ये प्रोजेक्टर एक दिन के लिए दे दो सर, हमें घर पे पार्टी करनी है, आईपीएल मैच देखना है सर, आना मत। तो मैंने बोला ले जा, रेंटल, तेरे से क्या रेंटल लूंगा, अपना बिजनेस थोड़ी बेटा, प्यारा बच्चा है तो कितनी प्यारी स्माइल है तेरी, ले जा। मैंने क्या किया, जरा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने इसको क्या किया, प्रोजेक्टर दे दिया, सप्लाई नहीं। सप्लाई तभी माना जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि मैंने सेल किया या ट्रांसफर किया, बार्टर किया या एक्सचेंज किया या रेंट पे दिया या लीज पे दिया या लाइसेंस पे दिया या डिस्पोज ऑफ किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यदि बिजनेस करते टाइम यदि आप कोई भी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोज ऑफ करते हो फॉर ए कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? कितने आइटम है? 8। कितने आइटम है? ये 8 के आइटम किस फॉर्म में दिए हुए हैं? सप्लाई के फॉर्म में, लेकिन एज एग्जांपल, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो लो मेकर को जितना समझ में आया, उन्होंने कुछ फॉर्म ऑफ सप्लाई आपको बता दी। उन्होंने बोला कि सप्लाई क्या इंक्लूड करता है, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाईज, फॉर एग्जांपल सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, बट फॉर ए कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या माना जाएगा, सप्लाई। और सप्लाई माना जाएगा मतलब जीएसटी चार्ज होगा, क्या लगेगा? समझ में आ रही बात? पॉइंट नंबर डबल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई का जो स्कोप है वो किस में दिया हुआ है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। कितने पॉइंट याद करने? 4 पॉइंट, ए, डबल ए, बी और सी। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर डबल ए। ये फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था विद द इंटेंशन की कंफ्यूजन नहीं हो, और इसको ये मिस्टेक है, शायद चेंज करना ही पड़ेगा। जीएसटी कब आया था बेटा? तो विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से इन्होंने इस पॉइंट को ऐड किया, ओनली एज ए क्लेरिफिकेशन। एग्जांपल देता हूं, कई जगह क्या होता है, ग्रुप बना लेते हैं लोग। क्या बना लेते हैं? फॉर एग्जांपल तुम लोगों का ब्रेक होता है हाफ एन आवर का, अब हाफ एन आवर का ब्रेक होता है तो बहुत सारे लोग टिफिन नहीं लेके आते, टिफिन नहीं लेके आते तो क्या करते, सर बगल में जाते हैं खा पी के आते, और सर खाने पीने जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम आता है, तू दे दे पार्टी, तू दे दे पार्टी, क्यों दे दूं मैं पार्टी? तुम क्या करते हो, अपने ऊपर मत लगाना है ना। तो जनरली ये पार्टी का बड़ा लफड़ा होता है, मैं ही क्यों दूंगा टाइम पार्टी, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। तो सिंपल सा क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि साथ में मिलकर आपको पार्टी करनी होती है, तो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते हैं? तो ये बहुत सारे पर्सन हैं, तो इन्होंने मिलकर क्या किया, ग्रुप बना लिया। क्या किया, ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप करके कोई अलग पर्सन थोड़ी हुआ, मतलब वही 8, 10, 12, 15, 20, 25 लोगों ने अपने ग्रुप बनाए। जैसे आपने देखे बहुत सारे क्लब्स बने होते हैं, किसी नाम सुन रखा हो, लॉयंस क्लब, जैन सोशल क्लब्स सुन रखा होगा, जैन सोशल क्लब होता है आपका, लॉयंस क्लब होता है, रोटरी क्लब होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो क्लब्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, अपने ही मेंबर को सर्विसेज देते हैं या चलो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी सप्लाई माना जाएगा। मींस ये कि यदि आपने नंबर ऑफ पर्सन से क्या किया, कोई भी ग्रुप बना लिया, राइट? क्या किया, आपने एक ग्रुप बना लिया और ये ग्रुप अपने ही मेंबर को क्या करता है, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किनको, मेंबर को, और मेंबर से क्या किया जाता है, इसके लिए चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, सप्लाई माना जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, इसको अलग से क्यों कवर किया, ये तो पॉइंट नंबर ए में ही कवर हो जाता है। पॉइंट नंबर ए में इसलिए कवर नहीं होता क्योंकि 2 पर्सन नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप करके कोई पर्सन थोड़ी है, ग्रुप तो ग्रुप होता है। ये तुम लोगों की अपना ग्रुप बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम में से कोई बच्चा पीजी में रहता हो, रहते होंगे ना कुछ बच्चे पीजी में, तो अब उनको क्या है, पार्टी करनी होती है हर 7 दिन में। तो पीजी वालों ने क्या किया, कॉन्ट्री, तुम लोग इसको कॉन्ट्री बोलते हो, क्या बोलते हो?
एक दो तरीके होते हैं क्वांटिटी करने के। एक तो जब पार्टी करनी है क्वांटिटी कर लिया, एक होता है भैया हम तो है ही पार्टी वाले बच्चे, हमें तो 8 महीने पार्टी करनी है, तो उस पर अपन क्या करते हैं, महीने का 4,000 दे, तुम्हारी गेम में इंक्लूड हो, तुम्हें भी इंक्लूड होना, 4,000 ले आना, कल भी तुम्हें भी इंक्लूड होना, 4,000 ले आना। इसमें क्या करेंगे, 8-10 दिन में पार्टी करेंगे, बार बार पैसा नहीं लेंगे, तुम्हें हम फैसिलिटी देंगे उस 4,000 के बदले। ऐसा करते नहीं करते? तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि यदि आपने कोई भी एसोसिएशन या कोई भी आपने ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप अपने मेंबर को कोई अमाउंट चार्ज करके यदि कोई भी फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है, वो भी सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट नंबर AA, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस। क्या है कीवर्ड? एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन ए इंडिविजुअल। तो यहां पे पर्सन का मतलब क्या हो गया, ग्रुप या एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्संस या एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो यदि कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन या कोई भी बॉडी अपने मेंबर को कोई अमाउंट चार्ज करके फॉर ए कंसिडरेशन यदि कोई भी फैसिलिटी या कोई भी एक्टिविटी यदि प्रोवाइड करती है, तो वो भी सप्लाई माना जाए। गुड मॉर्निंग। कौन दे रहा है फैसिलिटी, कौन दे रहा है एक्टिविटी, कौन दे रहा है ट्रांजैक्शंस? यदि ग्रुप के द्वारा अपने मेंबर्स को, ग्रुप के द्वारा अपने मेंबर्स को यदि कोई भी फैसिलिटी या कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन यदि की जाती है फॉर ए कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? कंसिडरेशन। जैसे मैंने बोला मेंबर से आपने क्या किया, 4-4 हजार रुपए ले लिए, तो 4,000 रुपए लेने को आप क्या बोलते हो? कंसिडरेशन लेना। फॉर एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यदि कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन या बॉडी अपने मेंबर को यदि कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन यदि करती है, तो सप्लाई के अंदर कवर्ड है, जीएसटी लगेगा। कितने पॉइंट हो गए बेटा? ए और AA। यहां तक क्लियर है? नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर C। पॉइंट नंबर C नहीं, पॉइंट नंबर B, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर B। सेकेंड बेंच राइट हैंड साइड, प्यारी बच्ची। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर क्या लगता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कस्टम के अंदर, क्या लगेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी? पीछे वाली बच्ची तो बहुत दिनों बाद आई है, और क्या पता वापस से पूछ लो, वापस से गायब ना हो जाए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कस्टम ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना, वेरी गुड। फिर तुम बताओ सेकंड बेंच राइट हैंड साइड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ, इंपोर्ट पे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ तुम यस, कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स के ऊपर लगती है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कस्टम के अंदर कवर्ड नहीं है, ये जीएसटी में कवर्ड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमने नहीं बोला, हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं बोला। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ए पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ए पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, वो कस्टम ड्यूटी डील करता है। वहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी में कवर्ड है। मींस इंडिया के बाहर से यदि आपने कोई भी इंडिया में कोई सर्विसेज अवेल्ड की है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन मे बी फॉर बिजनेस पर्पस, मे बी फॉर पर्सनल पर्पस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पर्सनल पर्पस भी कवर्ड है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। कंसिडरेशन तीनों में इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर A के अंदर 8 आइटम थे, कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर AA के अंदर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन ग्रुप के द्वारा मेंबर को दी जाती है, लेकिन फॉर ए कंसिडरेशन, तभी सप्लाई माना जाएगा। और पॉइंट नंबर B में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी तभी सप्लाई माना जाएगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई नहीं है। तो कंसिडरेशन A, AA और B तीनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट नंबर B में एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे यदि आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट किए पर्सनल पर्पस के लिए, तो भी सप्लाई माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि ओनली बिजनेस पर्पस हो, दोनों कवर्ड है, बिजनेस पर्पस भी कवर्ड है, पर्सनल पर्पस भी कवर्ड है। मैं सोचा एक काम करते, चिन्मय ट्यूटोरियल्स की बिल्डिंग पूना में बनवा लेते, या तो पूना में या दिल्ली में।
ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो दिखेगी नहीं ऊपर को, पूरी जमीन के अंदर। कुछ अलग तो बननी चाहिए ना भैया, चिन्मय ट्यूटोरियल से ना। तो जमीन के अंदर बिल्डिंग, तो उसके लिए मैंने क्या किया, चाइना से आर्किटेक्ट लेके आता। सर चाइना से नहीं, अमेरिका से लेके आएंगे, चाइना बेइज्जती हो जाती है। तो अमेरिका मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो आपने जो सर्विसेज इंपोर्ट की और इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनाने के लिए, इसका मतलब बिजनेस पर्पस। समझ में आ गई बात? जब इंस्टीट्यूट जमीन के अंदर, तो भैया चिन्मय जैन जो ऑनर ऑफ चिन्मय ट्यूटोरियल है, उसका मकान भी कुछ अलग होना चाहिए ना भैया। तो मैंने बोला मकान तो जयपुर में रखेंगे, लेकिन ये मकान जयपुर वाले से नहीं बनवाएंगे, मुंबई वाले से नहीं बनवाएंगे। जब इंस्टीट्यूट अपन ने अमेरिका से बनवाया है, तो ये अपन यूके से बनवाएंगे। तो यूके के आर्किटेक्ट को बुलाया कि बिल्डिंग बनानी हवा में। क्या बनानी? हवा में टेकती हुई बिल्डिंग, कुछ अलग। तो यहां पे जो मैंने सर्विसेज इंपोर्ट की है, वो बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं की है, पर्सनल पर्पस के लिए की है, तब भी वो पॉइंट सप्लाई माना जाएगा। दोनों पॉइंट कवर्ड है। यदि कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की जाती है फॉर ए कंसिडरेशन, यदि कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की जाती है फॉर ए कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल पर्पस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जीएसटी चार्ज होगा। कितने पॉइंट याद हो गए? 3 पॉइंट। तो पॉइंट नंबर बी का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? भारत, इंडिया। ये कौन है? सलमान खान। इसका एक छोटा सा मकान है, इसको लगा कि अब छोटा सा मकान को भी तुड़वा दो, बिल्कुल बढ़िया सा मकान बना दो। नहीं ऑलरेडी बढ़िया, लेकिन और बढ़िया बनाना होता है इनको ना, कंपटीशन चलता रहता है इनके अंदर। तो इसने क्या किया, एक आर्किटेक्ट को बुलाया। कहां से? अमेरिका से। तो अमेरिका के आर्किटेक्ट को बोला कि मकान तोड़ा के बिल्कुल नया मकान का एक मैप बना दो, बिल्कुल हवा में उड़ता हो। जब चिन्मय सेन का मकान हवा में उड़ता हुआ है, तो मेरा मकान भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सलमान खान ने जो सर्विसेज इंपोर्ट की है, वो किसके लिए की है? पर्सनल पर्पस। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। राइट एवरीवन? जब सलमान खान का मकान अमेरिका से बनेगा, तो अपन ने भी उसी आर्किटेक्ट को बुलाया, तू ही आएगा मेरा मकान बनाने भी, लेकिन मकान नहीं, इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे अपन पूना में। तो ये क्या किया अपन ने? चिन्मय ट्यूटोरियल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्ट के लिए अपन ने क्या किया? आर्किटेक्ट को बुलाया। कहां से बुलाया? अमेरिका से। कहां से बुलाया? तो यहां पे जो अपन ने इंपोर्ट और सर्विसेज की है फॉर ए कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस हो, बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल पर्पस हो, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी वुड बी चार्ज्ड। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए, ए, डबल ए और बी। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी ये कहता है कि शेड्यूल 1, कौन सा? शेड्यूल 1 में जो 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। कितनी एक्टिविटीज है? 4। किसमें? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, वो भी सप्लाई माना जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि अभी स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, ए, डबल ए और बी, इन तीनों पॉइंट्स में जनरल पॉइंट था कि सप्लाई तभी माना जाएगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ। तो इन्होंने बोला पॉइंट नंबर सी में, रुक जा। शेड्यूल 1 के अंदर 1, 2, 3, 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। यदि कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है, यदि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा। तो आप जनरली ये बोल सकते हो कि सप्लाई के लिए क्या जरूरी है? कंसिडरेशन नॉर्मली। इसकी 4 एक्सेप्शन है। कहां मिलेगी ये? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटीज है, 4 ट्रांजैक्शन है, जहां पे कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई माना जाएगा। स्टार्ट करें अपन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटीज कौन कौन सी आती है, लेकिन उससे पहले जनरल एग्जांपल 2 लोगों के, वन इज अ सप्लायर, अनदर इज अ रेसिपिएंट। यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई भी एक्टिविटीज यदि प्रोवाइड की जो शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड है, इवन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कोई कंफ्यूजन?
तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटीज कौन कौन सी अपन स्टार्ट कर देते हैं। शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पररी, परमानेंट। सर टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस क्या होता है? टेम्पररी का मतलब फॉर ए टाइम बीइंग और परमानेंट का मतलब परमानेंट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, क्या वर्ड है बेटा? थर्ड बेंच। बिजनेस असेट का मतलब क्या होता है? जो असेट बिजनेस के अंदर यूज आए उसको आप क्या बोलते हो? बिजनेस असेट। जो भी असेट बिजनेस के अंदर यूज आए उसको आप क्या बोलते हो? बिजनेस असेट। और बिजनेस असेट कहीं भी डिफाइन नहीं है जीएसटी के अंदर, तो अपन जनरली बोल सकते हैं कि बिजनेस असेट 2 टाइप की होती है एज पर अकाउंट, जो आपने पढ़ा था। तुम बता सकती हो बेटा? जनरली असेट को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने किसी जमाने में अकाउंट्स में पढ़ा था, करंट असेट और फिक्स्ड असेट, याद आया? तो जो भी आपकी करंट असेट है, जो भी आपकी फिक्स्ड असेट है, यदि उनको आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन एक कंडीशन है, तभी जब आपने परचेज के टाइम उनके ऊपर आपने आईटीसी लिया हो। क्या लिया हो? यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है परमानेंट। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये कंप्यूटर है, क्या है बेटा? तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हैं, 1-2 कंप्यूटर यूज नहीं आ रहे, तो किसी स्टाफ को कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए? तो जब मैंने कंप्यूटर परचेज किया होगा तो जीएसटी चार्ज होके आया होगा। तो जैसे मैंने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर के ऊपर जितना भी जीएसटी लगा, मैंने उसका क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया। क्या ले लिया? जब आपने कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा, कब खरीदा? 2022 में मैंने कंप्यूटर खरीदा, उसके ऊपर मैंने क्या किया? परचेज के टाइम आईटीसी ले लिया। और 2026 का बेटा 2026 में मैंने नया कंप्यूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला परचेज कर लिया, पुराना यूज नहीं आ रहा। तो पुराना यूज नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया? बिना कंसिडरेशन के अपने स्टाफ को यूज करने के लिए मतलब परमानेंटली, फॉर ए टाइम बीइंग नहीं, परमानेंटली मैंने वो कंप्यूटर किसको दे दिया? स्टाफ को दे दिया, तुम यूज कर लो विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यदि 2026 के अंदर यदि बिना किसी कंसिडरेशन के उस कंप्यूटर को आपने सप्लाई कर दिया जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, तो 2026 में क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या माना जाएगा? दो तीन बार बोलेंगे, माइंड में सेट होगा। जो भी आपके पुराने गुड्स है, जिन गुड्स के ऊपर आपने परचेज के टाइम आईटीसी ले लिया, क्या बेटा? परचेज के टाइम आपने आईटीसी ले लिया, और ऐसे गुड्स को, बिजनेस एसेट को यदि आप फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ कर देते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई माना जाएगा ही, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर ए का 8वां आइटम देखो, एक बार ढूंढ देखो फटाफट, क्या लिखा हुआ है? यस, डिस्पोजल क्या माना जाता है? सप्लाई माना जाता है यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। और पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? परचेज के टाइम आईटीसी लिया हो। आईटीसी का फुल फॉर्म इंडियन टबैको कंपनी नहीं है, नहीं है। कहां से आगे इंडियन टबैको कंपनी? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मीन जिन गुड्स को आपने परचेज के टाइम, ऐसा बोलो, जिन गुड्स को आपने परचेज के टाइम आईटीसी अवेल्ड किया, क्या अवेल्ड किया? आईटीसी अवेल्ड किया। तो यदि आपने परचेज के टाइम यदि आपने आईटीसी अवेल किया, ऐसे गुड्स को यदि आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो फ्यूचर में कभी भी बिना कंसिडरेशन के, तो भी सप्लाई माना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? यहां पे एक और एग्जांपल है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स। क्या बेटा? चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से बेंचेस परचेज की इन द ईयर 2022। तो 2022 में मैंने ये बेंचेस परचेज की, और जब मैंने परचेज की उस समय मैंने क्या किया? अपनी बुक्स में आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेज के ऊपर जितना भी जीएसटी चार्ज था, बेंचेस के ऊपर जितना भी जीएसटी चार्ज था, वो मैंने पूरा का पूरा आईटीसी अपनी बुक्स में ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इन द ईयर 2024 अपन इसको कर लेते हैं चेंज 2025।
26। तो 2026 में मैंने क्या किया, ये बेंचेस टूट गई थी, डैमेज हो गई थी, एग्जाम्पल क्या हुई, ये डैमेज, ये बढ़िया नहीं थी, तो मैंने क्या किया बेटा, तो इनको मैंने क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया। अब डिस्पोज ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, डिस्पोज ऑफ फॉर ए कंसिडरेशन किया जाएगा तो पॉइंट नंबर ए में सप्लाई माना जाएगा। तब जरूरी नहीं है कि आपने परचेज के टाइम आईटीसी लिया हो या नहीं लिया हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो ऑलवेज सप्लाई। और यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, मैंने क्या किया, ये होती है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जहां पे बच्चों को जमीन पे बिठाया जाता है, बेंचेज ही नहीं होती, कुछ गवर्नमेंट स्कूल बता रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारी है, तो बहुत लोगों ने डोनेशन दे दे के उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल है सर, बाथरूम तक नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, तो मैं जनरली स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जहां पे बच्चों को जमीन पे बिठाया जाता था, बेंचेस नहीं थी, तो मेरे पास बेंचेस फालतू है, तो मैंने क्या किया, बोलो क्या किया, तो ये बेंचेस मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो बेंचेस क्या की, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दे दी कि तुम अब जमीन पे नहीं बैठोगे, मेरी बेंचेस पे बैठोगे। लेकिन उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लिया, क्योंकि खालियात आए थे, खालियात जाएंगे, लेके क्या जा पाया है, ये कर्म ही तो लेके जा पाया है। तो जैसे 2026 के अंदर ये बेंचेस आपने विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी अमाउंट, यदि आपने क्या की, डिस्पोज ऑफ, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। कोई डाउट? कौन से ईयर में? जब आपने सप्लाई की है, जब आपने ट्रांसफर किया है, परमानेंट डिस्पोज ऑफ किया है, किसका, बेंचेस का, विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन एक कंडीशन है, परचेज के टाइम आपने आईटीसी अवेल्ड किया हो तो। मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, सर पॉइंट नंबर 1 के अंदर, पॉइंट नंबर 1 के अंदर, पॉइंट नंबर 1 के अंदर सप्लाई तभी माना जाएगा जब परमानेंटली आपने डिस्पोज ऑफ किया हो बिजनेस एसेट को, और परचेज के टाइम आपने आईटीसी अपने बुक्स में अवेल्ड कर लिया। आगे कंटिन्यू करूं, कितने पॉइंट है शेड्यूल 1 में? शेड्यूल 1 में कितने पॉइंट है? 4। और शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? इवन विदाउट कंसिडरेशन के बिना भी जो 4 एक्टिविटीज है वो सप्लाई मानी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एग्जांपल मैंने शायद तुम लोगों को कस्टम में कभी बोला हो, मैंने एग्जांपल दिया था कि बेटा तुम्हारी फीस के ऊपर जीएसटी लगता है ना, तो मेरे से बिल मत लो, रिसिप्ट मत लो, मैं जीएसटी लूंगा ही नहीं, तो मेरे को पैसा दे दो और 20,000 में पढ़ लो, कर लोगे ऐसा? या तुम एक काम करो, मुझे 1,000 रुपए दो, नहीं मुझे दो 21,000 रुपीज, मैं तुम्हें 1,000 रुपए की रिसिप्ट दूंगा, चल जाएगा किसी को? जब वापस से पैसा मांग लिया तो? और यदि वो रिलेटेड पर्सन हुआ तो सर डाउट नहीं, रिलेटेड पर्सन के केस में डाउट नहीं होता। क्या बेटा? क्यों? क्योंकि रिलेटेड पर्सन के केस में सामने वाले को पता है भैया घर की बात, ऐसा नहीं होता। मैनिपुलेशन की चांसेस ज्यादा होती है, मैनिपुलेशन ज्यादा होता है, मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। जैसे बहुत बार आपने क्या किया होगा, आपने कोई फर्नीचर खरीदा होगा, और फर्नीचर खरीदा होगा तो सामने वाले ने बोला होगा भैया जीएसटी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? यदि आप बिल नहीं लोगे तो आपने भैया बिल तो चाहिए मेरे को, क्योंकि आप 3 साल की वारंटी दे रहे हो, बाद में बोलोगे तू कौन, तो बिल दो, ये जीएसटी लगी। और यदि वो रिलेटेड पर्सन होता तो तब तो घर की बात होती है। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इवन विदाउट कंसिडरेशन। यदि कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल पे नहीं लेना बेटा, क्या नाम है बेटा? निकिता, प्यारी बच्ची, क्लास गर्ल मिलने बताना, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी स्माइल है, तो बेटा तुमसे फीस नहीं लो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। तुम रिलेटेड पर्सन हो? नहीं हो, तो डाउट भी नहीं होगा। तो मतलब
इस बच्चे से मैंने फीस नहीं ली तो जीएसटी नहीं पे करना, तुमसे मैंने फीस ले ली 4,000 रुपए की, बेटा तुम भी क्लास के बाद मिलने आना, तो तुम्हारा भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस समय 8,000 ले लिए तो जीएसटी लगेगा 8,000 पे, तुमसे 12,000 लिए तो 12,000 पे जीएसटी लगेगा। तो जिससे जो अमाउंट ले रहा हूं वो जीएसटी लगेगा, तुमसे नहीं लिया तो तुम्हें जीएसटी नहीं पे करना। समझ में आई बात? प्रॉब्लम कब होती है? जब सप्लायर और रेसिपिएंट कौन हो, तब है प्रॉब्लम। क्योंकि रिलेटेड पर्सन में क्या होता है कि आप दिखाते हो कि प्राइस चार्ज नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आपने प्राइस चार्ज किया हो। क्या किया? चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा इफ देयर इज ए सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। किनके बीच में सप्लाईज हो बेटा? बिटवीन रिलेटेड पर्सन। समझ में आ गया सबको? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डीपी, क्या बड़े? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। रिलेटेड पर्सन तो आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटेड पर्सन तो आपको समझ में आ गया होगा। सर डीपी का क्या मतलब होता है ये भी बता दो। तो डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन एक इंड दे देता हूं। क्या दे देता हूं? ए पर्सन है मिस्टर ए, उसका एक ऑफिस है, उसका एक ऑफिस है कहां पे? जयपुर में। और उसका एक ऑफिस है मुंबई में। उसका एक ऑफिस है जयपुर में, उसका एक ऑफिस है मुंबई में। ये दोनों सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये दो पर्सन है या एक पर्सन है? सर पर्सन तो एक ही है, पर्सन तो एक ही ना, एक का ही तो है ऑफिस। होता है इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में मार्केट में क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। क्या बोलते हैं कि एक ही दो ब्रांच है, एक जयपुर में और एक मुंबई में। मालिक तो दोनों का एक ही है ना। मींस वैसे देखा जाए तो पर्सन एक ही, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी जब जयपुर वाले का रजिस्ट्रेशन जयपुर में हुआ है, मुंबई वाले का रजिस्ट्रेशन मुंबई में हुआ है, तो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये पर्सन क्या माने जाएंगे? अलग अलग। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अलग अलग, डिस्टिंक्ट पर्सन। यहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर ये नहीं आएगा एक मैं हूं चिन्मय और एक है निकिता, ना ना ना, वो तो अलग अलग है, वो तो पता ही है। एक है चिन्मय ट्यूटोरियल्स और एक है एलन, वो तो अलग अलग है ही ना। लेकिन चिन्मय ट्यूटोरियल जयपुर की ब्रांच और चिन्मय ट्यूटोरियल्स पूना की ब्रांच, ये एक ही है। वैसे तो एक ही है, मालिक तो मैं ही हूं ना। चिन्मय ट्यूटोरियल जयपुर का हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स पूना का हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स कोलकाता का हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स बेंगलोर का हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स मुंबई का हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स दिल्ली का हो। वन पर्सन चिन्मय जन, वन पर्सन चिन्मय जन, वन पर्सन चिन्मय ट्यूटोरियल्स। बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हर स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको दो जीएसटी पे करने होते हैं। कल पढ़ाया था मैंने, सेंट्रल जीएसटी भी और स्टेट जीएसटी भी। इससे आपका जनरली रजिस्ट्रेशन क्या होता है? स्टेट वाइज होता है। क्या होता है? तो दिल्ली में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जयपुर में भी आपको कराना है, कोलकाता में भी कराना है, बेंगलुरु में भी कराना है और मुंबई में भी कराना है। तो ये ऑफिसेज आपस में क्या माने जाएंगे? डीपी, अलग अलग। क्या माने जाएंगे? आप समझ में आ गया बेटा? तो बहुत बार क्या होता है, ब्रांचेस के बीच में भी सप्लाई होती है। क्या बेटा? तो ये जयपुर ब्रांच मुंबई ब्रांच को यदि कोई गुड सप्लाई करती है इवन विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई माना जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम आई कि सर अपनी ब्रांच से जीएसटी लगेगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं खुद को जीएसटी क्यों पे करूं? मैंने खुद को ही तो बेचा है। टेंशन ना रहे भैया, आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि चाहे आपकी ही ब्रांच क्यों ना हो, जब जब गुड्स बिकेगा तब तब हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन को हमें कवर करना है। बचपन में किसी ने गेम खेला हो, एक गेम होता था
चेन चेन का वाला गेम, जहां पे रुमाल होता था और चेन टूटनी नहीं चाहिए थी, ऐसे कुछ सॉर्ट ऑफ, याद आया कि बहुत सारे बच्चे होते थे वो चेन के अंदर हो जाते थे और वो अब चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, मतलब जो ब्रेक होगा उसको रुमाल से ऐसे मारते थे, ऐसे कुछ होता था, वो आउट हो जाता था, कुछ भागना पड़ता था, ऐसे कुछ आ रहा था, चेन ब्रेक मत कर। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाना है। यदि कोई ट्रांजैक्शन पर आपके अंदर से भावनाएं भी आती है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो भी जीएसटी लग जाएगा, तुम्हें नुकसान हो क्या रहा है उसका क्या मिल जाता है, आईटीसी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब इवन विदाउट कंसिडरेशन, यदि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को यदि कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करती है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, या तो रिलेटेड पर्सन हो या वो डीपी। When made in the course or furtherance of business, क्या कीवर्ड है बेटा, वापस से रिपीट करता हूं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 में क्या था, नहीं पहले पढ़ क्या रही है बताओ। शेड्यूल 1 के अंदर सर्टेन एक्टिविटी स्पेसिफाइड है, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। पहला पॉइंट परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। और दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज ए सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डीपी इन द कोर्स ऑफ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस करते टाइम रिलेटेड पर्सन या डीपी के बीच में यदि कोई भी सप्लाईज होती है तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। एग्जांपल, देयर इज ए डीलर ए, तो डीलर ए ने अपने बेटे स्मॉल मिस्टर ए को, डीलर ए ने स्मॉल मिस्टर ए मतलब उसका छोटू उसका बेटा, और बेटा मतलब, यस वेरी गुड, बेटा मतलब रिलेटेड पर्सन। तो यदि कोई पर्सन रिलेटेड पर्सन को यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाई करता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, इवन देयर इज ए नो कंसिडरेशन। कोई डाउट? एलजी नाम सुना बेटा, एलजी का तो आईपीओ भी आगे पता होगा। तो एलजीओ का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, एलजीओ का हेड ऑफिस मुंबई में और एलजीओ की ब्रांच जयपुर में है। और यदि मुंबई हेड ऑफिस यदि जयपुर के ब्रांच को यदि कोई भी गुड्स यदि क्या करता है, सप्लाई करता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्संस, या तो रिलेटेड पर्सन या डीपी, या तो रिलेटेड पर्सन या डीपी। तो इफ देयर इज एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डीपी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई विल बी ट्रीटेड। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, हाउएवर करके दिया हुआ है। क्या करके दिया हुआ है, हाउएवर। ये हाउएवर क्यों दिया हुआ है, उसका एक रीजन है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्या बेटा, आपने बोला ना यदि सप्लायर और रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन हो, सप्लायर और रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन हो तो क्या होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में यदि एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के अंदर कुछ परसेंटेज वोटिंग राइट्स होल्ड करती हो या कंट्रोल करती हो या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, क्या बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यदि रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस, तो देन वो क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर, ध्यान से एवरीवन, यदि कोई भी एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट अप टू ₹50,000 का देता है इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, सप्लाई नहीं माना जाएगा। कितने अमाउंट का, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, बोलो मेरे साथ, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गुड्स दिया एज ए गिफ्ट, गिफ्ट मतलब विदाउट एनी, गिफ्ट का मतलब यही होता है,
तो यदि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर में इन ए वैल्यू मोर देन ₹50,000, तो देन पूरा का पूरा गिफ्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। कितना एग्जेम्प्ट है, यदि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जाता है और उस गिफ्ट का अमाउंट ₹50,000 है इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, तब वो सप्लाई नहीं है। अदरवाइज पूरा का पूरा अमाउंट क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। कोई डाउट? अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट याद आता है, सर यदि एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है सर इस पर तो इनकम टैक्स में भी कवर्ड होता है, एम्प्लॉय के एंड में, एम्प्लॉय के एंड में या एम्प्लॉयर के एंड में? यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई गिफ्ट दिया तो ये गिफ्ट किसकी इनकम मानी जाएगी, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है, और एम्प्लॉय की जब इनकम मानी जाएगी तो उस केस में क्या लिमिट थी, 50,000 थी या 5 लाख थी? कितनी? क्या बात है, मेजोरिटी को याद है, वहां पे 5,000 का लिमिट था। कितना लिमिट था? और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो चार्जेबिलिटी अंडर जीएसटी है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी है? तो यदि कोई भी गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन ए वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, वो सप्लाईज ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं माना जाएगा। जैसे एम्प्लॉयर चिन्मय ट्यूटोरियल्स, और यदि चिन्मय ट्यूटोरियल्स फॉर एग्जांपल अपने किसी एम्प्लॉय को मुच्चर को यदि आईफोन, कितने का आईफोन है, मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, ₹98,000 का आईफोन यदि चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने अपने एम्प्लॉयज को क्या किया, विदाउट एनी कंसिडरेशन क्या किया, गिफ्ट दे दिया, बेचा नहीं, बेचना तो वैसे सप्लाई माना जाता है, क्या किया, गिफ्ट दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये जो ₹98,000 का जो गिफ्ट दिया जा रहा है और ये अमाउंट ₹50,000 से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा गिफ्ट ₹98,000 क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी वुड बी चार्ज्ड। कोई डाउट? कितने पॉइंट हो गए, किस बात के? 2 पॉइंट हो गए शेड्यूल 1 के, इवन विदाउट। समझ में आ गई बात? आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस सेंस में लिखा है कि क्या सप्लाई नहीं है यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि गिफ्ट दिया है ₹50,000 का, कितने का, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया, उसका एक रीजन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है, रिलेटेड पर्सन, तो रिलेटेड पर्सन के केस में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो यदि आपने कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दिया तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। इसलिए इन्होंने क्लियर किया नहीं 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 नहीं, ₹50,000 वाले नहीं माने जाते। क्या नहीं माना था? यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट काइंड में दिया जिसका वैल्यू फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹50,000 है, तो ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इट मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट काइंड में यदि देता है जिसका वैल्यू कितना है, मोर देन ₹50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। कितना अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का लॉजिक भी पॉइंट नंबर 2 वाला ये कि चेन खत्म नहीं करनी। सुनो, मैंने भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, चिन्मय पेन। मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, पेन बना के बेचूंगा। क्या बेचूंगा, पेन ले लो, पेन ले लो, ₹3 का, ₹3 का, ₹3 का, ₹3 का, ₹3 का, कोई खरीदता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि अब चिन्मय पेन बेचूंगा ₹10 में। कितने में? दिमाग में एक आइडिया आया, मैं बेचूंगा ही नहीं अब। मैंने बच्चों को बोला, बेटा तुम्हें ₹4 में पेन दे रहा हूं, तुम इसको ₹10 में बेचो, तुम्हारा ₹6 का कमीशन। तो मैं चिन्मय जैन ने ये पेन तुम बच्चों को दिया एज ए एजेंट। क्या बना दिया, एजेंट। और एजेंट बना के बोला कि तुम बेचा करो, तुम्हें उसके बदले क्या दे दूंगा, कमीशन। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, बेटा तेरा नाम क्या है पीछे, देवेश,
तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो मैंने क्या किया, देवेश को भी 2000 पेन दे दिए और मैंने विशाल को भी क्या किया, 3000 पेन दे दिया। प्रॉपर्टी का काम है तेरा, सबको पेन दिया के। तो यदि मैं चिन्मय जैन यदि देवेश को और विशाल को यदि पेन दे रहा हूं तो अभी तो सेल हुई नहीं है। सेल कब होगी? जब देवेश पेन चिपकाएंगे ना, बेचेंगे, और जब विशाल आगे बेचेगा। यस और नो? लेकिन लो मेकर ये कहते हैं कि जब प्रिंसिपल यदि एजेंट को भी यदि माल भिजवा रहा है बेचने के लिए तो ये भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, एवरी एक्टिविटी सप्लाई के अंदर कवर्ड। सही, तो दो बार टैक्स लग जाएगा। जब प्रिंसिपल एजेंट को देगा तब भी लगेगा, जब एजेंट बेचेगा तब भी टैक्स लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? लो मेकर क्या चाहते हैं कि एवरी एक्टिविटी सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हो, जिससे कि हर ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर कवर्ड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी माल प्रिंसिपल से एजेंट के पास जा रहा है या एजेंट से प्रिंसिपल के पास आ रहा है, ये सप्लाई माना जाएगा। ये पॉइंट ओनली गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जो अपन ने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल था, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माल। माल बोले तो गुड्स। तो यदि कोई भी गुड्स प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट से प्रिंसिपल, ये भी सप्लाई माना जाएगा। If any supply is between the principal to agent या agent to principal, this will be treated as a supply. This will be treated as a supply of goods even without consideration. Even without consideration. यदि प्रिंसिपल एजेंट को यदि कोई माल दे रहा है या एजेंट यदि प्रिंसिपल को यदि कोई माल दे रहा है तो बिना कंसिडरेशन के भी ये सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ये सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन है? फर्स्ट बेंच, सब सेक्शन 2 कहां आ गया? सेक्शन 7(1) ही तो हुआ भी। तो सेक्शन 7(1) सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, उसमें 3-4 पॉइंट थे, ए, डबल ए, बी और सी। तो अपन कौन सा पॉइंट पढ़े? सी में क्या दिया होता है? शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटीज है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाती है, और उन 4 में से 3 पॉइंट अपने कवर हो गए। कितने पॉइंट कवर हो गए? 3 पॉइंट कवर हो गए अपने। आगे कंटिन्यू करूं। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। आगे क्या हुआ? Now we come to the point number 4. Point number 4 क्या कहता है? Import of services. कुछ बच्चों का दिमाग खराब होना चाहिए, होना भी चाहिए। सही, जो पॉइंट नंबर बी में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। यस, यदि कंसिडरेशन है तब तो दिमाग ही बतलाओ। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, हमेशा सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यदि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा बाय पर्सन, यदि वो रिलेटेड पर्सन हो या आपस में, या डीपी बोल नहीं सकते क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? टारगेट वही ब्रांचेस है, लेकिन अपन डीपी की जगह क्या बोलेंगे? एनी एस्टेब्लिशमेंट या ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, यदि आपने इंपोर्ट की है सर्विसेज और कंसिडरेशन क्या है? इन्वॉल्व है, तो मे बी बिजनेस पर्पस और मे बी पर्सनल पर्पस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। यदि आपने जो अपन कौन सा पॉइंट पढ़ रही है? शेड्यूल 1 का। किसका पढ़ रही है अपन? शेड्यूल 1 का कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है
शेड्यूल 1 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये? यदि आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की, शेड्यूल 1 का पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है ही, यदि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई हो सकता है यदि आपने इंपोर्ट किया हो सर्विसेज का, किससे? या तो रिलेटेड पर्सन से या आपकी कोई ब्रांच हो आउटसाइड इंडिया, या तो आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट या आपकी कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, या वो जो पर्सन है वो आपका कोई रिलेटेड पर्सन है, तो या तो रिलेटेड पर्सन से या अपनी कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया से यदि आपने क्या किया हो, सर्विसेज को इंपोर्ट किया हो। और ये इंपोर्ट पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। किस पर्पस के लिए होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। तभी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? ये लिख लेना जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि दोनों में डिफरेंस है। शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 4, कोई भी सर्विसेज जो आपने इंपोर्ट की है इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई तभी माना जाएगा यदि वो सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो किसी रिलेटेड पर्सन से या आपकी कोई ब्रांचेस इंडिया के बाहर हो, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, तो सप्लाई माना जाएगा। राइट एवरीवन, लिख लिया सबने? वापस से रिपीट कर देता हूं पॉइंट नंबर 4, मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है। कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की गई है बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। ये पॉइंट नंबर बी में ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, मे बी रिलेटेड मे बी अनरिलेटेड, वहां पे कोई भी चलेगा। वहां पे जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि सर्विसेज आपने इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन, तो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में सप्लाई तभी माना जाएगा जब आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हो या तो किसी रिलेटेड पर्सन से या आपकी कोई ब्रांचेज इंडिया के बाहर लोकेटेड है, और वो भी बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे ये अपना भारत है, ये अपना अमेरिका है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीसीएस दिल्ली, टीसीएस फुल फॉर्म पता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, टीसीएस टाटा की कंपनी, तो ये टाटा की कंपनी ने अपनी कोई ब्रांच टीसीएस कंसल्टेंट सर्विसेज इन यूएसए, वहां से सर्विसेज को इंपोर्ट किया है बिना कंसिडरेशन के, लेकिन अपनी ही ब्रांच से। टीसीएस दिल्ली, टीसीएस अमेरिका, तो टीसीएस दिल्ली यदि टीसीएस अमेरिका अपनी ब्रांच से कोई सर्विसेज यदि इंपोर्ट करती है इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस पर्पसेस, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? अभी अपन ने क्या पढ़ा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ के सर अब ये क्लियर हो चुका है हमारे दिमाग में कि सप्लाई क्या क्या है, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा। और ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा सर सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। जनरली पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर डबल ए और पॉइंट नंबर बी, इन तीनों के लिए कंसिडरेशन जरूरी था, और शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 पॉइंट दिए गए हैं वहां पे कंसिडरेशन के बिना भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। राइट, आगे इधर सर ये तो समझ में आ गया, क्या पढ़ के? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि सप्लाई क्या है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि सप्लाई क्या है, और यदि सप्लाई है तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जनरली क्या है कि सप्लाई के ऊपर जीएसटी का रेट एक ही है, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी का रेट अलग होता है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का रेट अलग होता है। जैसे आपको पता होगा गुड्स के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो अलग अलग है,
किसी के ऊपर 5% है, हर के ऊपर जीएसटी अलग अलग लगता है। तो वैसे सर्विसेज के ऊपर भी अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है? जो भी आपने सप्लाई किया है, यदि सप्लाई तो जीएसटी लगेगा, तो अब आपको क्या डिस्टिंग्विश करना होगा कि गुड्स है या सर्विसेज है। सर ये कहां करेंगे अपन सेपरेट कि ये गुड्स है या सर्विसेज है या गुड्स है? इसके लिए चलना पड़ेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। तो 1 का पर्पज अलग है, 1A का पर्पज अलग है। नहीं समझ में आया? 1 ये नहीं बताता कि गुड्स है या सर्विसेज है। 1 क्या बोलता है? सप्लाई है, ओके डन, तो आ जाओ। कहां पे? 1A। मैंने बोला अच्छा, किसने बुलाया? 1A। लेकिन 1A तभी बुलाएगा जब सप्लाई हो। तो यदि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यदि सप्लाई ए, तो फिर आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स ए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गई बात? क्या डिटरमाइन करना है अपने को? और ये किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 2। ये कौन बोलता है? 7(1) है। तो 7(1) ये बोलता है कि यदि कोई भी सप्लाई है सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग, तो अब आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एंड दिस विल बी डन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2। तो चले कहां? शेड्यूल 2 के पास। कहां चले? शेड्यूल 2। कहां चले बेटा? शेड्यूल 2। यस रेडी एवरीवन? और शेड्यूल 2 कॉमन सेंस। हर बच्चे को इन्वॉल्व होकर आंसर देना यहाँ पे, तो आप इजीली बता पाओगे कि वो सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है। बहुत इजी है बेटा। ये टॉपिक रीड करके भी काम चल जाता है, कॉमन सेंस वाला है। Yes, now we come to the point number 1. Point number 1 बोलता है ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या वर्ड है बेटा? सर टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ये हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हो, टाइटल ओनरशिप। तो यदि आपने किसी गुड्स की ओनरशिप यदि ट्रांसफर कर दी, क्या ट्रांसफर कर दी? समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैंने किसी को ओनरशिप यदि ट्रांसफर कर दी, मतलब तुम्हें दे दिया, तो ऐसा मतलब मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दिया। तो क्या बोलेंगे उसको? सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यदि आप टाइटल यदि ट्रांसफर कर देते हो, तो क्या है वो? सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ रेसिपिएंट। तो यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या किया? रेफ्रिजरेटर का टाइटल बेच दिया, टाइटल ट्रांसफर कर दिया। तो टाइटल ट्रांसफर कर दिया मतलब सेल कर दी। सेल कर दी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ समझ में आया कि नहीं? जैसे आप मुंबई जाते हो, नहीं मुंबई नहीं, गोवा जाते हो, तो आप गोवा जाते हो तो आप एक्टिवा को 3 दिन पे रेंट पे ले लेते हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या बात है, मेरे बिना बताए तुम लप्पा सही मारो। मैंने बोला लप्पे बिल्कुल सही होते हैं। यदि टाइटल यदि ट्रांसफर किया जा रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, टाइटल यदि ट्रांसफर किया जा रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या बेटा? टाइटल ट्रांसफर करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अभी मैंने क्या बोला? आपने 3 दिन उसे यूज करने के लिए दिया है, तो टाइटल थोड़ी ट्रांसफर किया है। वो जो बंदा रेंट पे ले रहा बोला मैं तो लेके भाग गया, जब मैं खा जाऊंगा तेरे को, तेरी नहीं एक्टिव है, यूज करने के लिए दिया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। तो यदि आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया तो आप क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर बी, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। क्या वर्ड है? राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ। बिना टाइटल ट्रांसफर किए यदि आप यूज करने का राइट यदि किसी और को दे देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स तभी है जब टाइटल ट्रांसफर हुआ। टाइटल ट्रांसफर किया मतलब आपने भेज दिया, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया इसका मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो। क्या बोला जाएगा उसको? जैसे यहाँ पे सप्लायर ने एक्टिवा रेंट पे दी, तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। सर क्या कीवर्ड याद रखना है? यदि टाइटल ट्रांसफर कर दिया गुड्स का तो सप्लाई ऑफ गुड्स, यदि टाइटल ट्रांसफर नहीं किया सिर्फ राइट टू यूज दिया
तो क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे कंटिन्यू करूं। मार्केट में ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि भैया पैसा नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट के अंदर खरीदूंगा। ये तुम लोग ही करते हो बहुत बार। तुम लोग का पैसा होता नहीं है, पॉकेट मनी ज्यादा होती नहीं है, लेकिन रखना होता है आईफोन स्टाइल के लिए। कोई को पेरेंट्स से पूरा दे दिया तो ऐसे बोलता था ना मैं। तो अब आईफोन खरीदना, तो आईफोन खरीदने का बेस्ट तरीका क्या है बच्चों के लिए? सर इंस्टॉलमेंट पे ले लो, क्या पे पड़ता है? 8 महीने की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी, सर आईफोन आ जाएगा। एक बार तो हम 70-80 हजार रुपए देंगे तो हमारे पास नहीं है, तो हम दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? बहुत लोग क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हैं। क्या करते हैं? तो यदि आपने आईफोन को यदि इंस्टॉलमेंट पे यदि खरीदा, हायर परचेज पे यदि खरीदा, तो भी खरीदा ना, तो क्या है वो? सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आया कि नहीं आया? एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, वो तो टाइटल ही ट्रांसफर रहा है, लेकिन अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट। कौन से फ्यूचर डेट? जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगी। लेकिन आपका इंटेंशन ये होता है कि मैं सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, तो यदि आपने कोई गुड्स यदि सामने वाले को दिया विद इंटेंशन कि आपको सारी इंस्टॉलमेंट पे करनी है इंस्टॉलमेंट सिस्टम के ऊपर, तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। आई थिंक पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन? 3 पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 1 के अंदर, बहुत इजी बेटा। टाइटल दे दिया, गुड्स का टाइटल दे दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किए बिना ओनली राइट दिया यूज करने का, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब आपने टाइटल दिया लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, आपका इंटेंशन सेल करना ही है, तो वो जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होते हैं वो भी क्या माने जाएंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर 1 इज डन, राइट एवरीवन। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यदि नहीं बेचना नहीं, बेचना नहीं, क्योंकि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना कवर नहीं होता, मूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना कवर्ड होता है। तो इसे बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंट पे देने की बात कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जमीन भी कोई किराए पे देता है क्या? जमीन जमीन, बिल्डिंग नहीं, जमीन जमीन। जमीन मतलब खाली जमीन। खाली जमीन कोई रेंट पे लेता है? तुम बताओ एक रीजन। ये प्यारी बच्ची मुंडी ला रही है, और पार्किंग के लिए। तुम जिस जगह रहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट को आपको पता है गवर्नमेंट परेशान करती है, तो जहां पे जरूरत होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पार्किंग के लिए लैंड किराए पे ले लेते हैं। लैंड किराए पे ली जाती है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशंस। अमरूदों का बाग, वहां बहुत सारी एग्जीबिशन सेमिनार चलती रहती है, 10-10, 15-15 दिन। वो भी है, कोई भी रीजन हो सकता है। जगराता करने के लिए माता का, रात में 2 बजे तक तो खाली जमीन थी, सामने वाले को बोला कि दे दे भैया 500 रुपए दे देंगे तेरे को। बोलने का 500 रुपए, जो भी है वटेवर। क्या कहना चाह रहा हूं? मुद्दे की बात, यदि कोई भी जगह जो वैकेंट है, बिल्कुल खाली है, तो वो प्लॉट ऑफ लैंड भी यदि आप किराए पे दे रहे हो, तो किराए पे देना, लीज पे लेना, वैकेंसी, टेनेंसी, जो भी चीज है, ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे सप्लायर ने क्या किया, खाली जमीन है, खाली जमीन क्या की चिन्मित प्रोल्स को पार्किंग के लिए रेंट पे दे दी, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्डिंग की। पॉइंट नंबर बी में हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्डिंग की। बिल्डिंग भी 3 टाइप की होती है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। क्या बेटा? बिल्डिंग भी 3 टाइप की होती है। रेजिडेंशियल आपने सुना हुआ, रेजिडेंशियल पट्टा, कॉमर्शियल पट्टा, इंडस्ट्रियल पट्टा, सुना है ये? एक्चुअली प्रॉपर्टी की भी ग्रेडिंग होती है। ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हो सकती है, ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो सकती है, ये रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होगी, तो उसके हिसाब से आपको पट्टा लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो जो आपकी बिल्डिंग्स होती है वो 3 टाइप की, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल। तो चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, यदि बिजनेस करने के लिए, किसके लिए?
यदि बिजनेस और कॉमर्स के पर्पज के लिए यदि आपने लेट आउट किया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चिन्मय ट्रेवल्स को इंस्टीट्यूट चलाना है, चिन्मय ट्रेवल्स ने क्या किया, ये बिल्डिंग रेंट पे ले ली इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, तो नाउ ये सप्लायर ये बिल्डिंग चिन्मय ट्रेवल्स को इंस्टीट्यूट के पर्पज के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए लेट आउट करता है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो चाहे बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो, चाहे बिल्डिंग कॉमर्शियल हो, चाहे बिल्डिंग इंडस्ट्रियल हो, यदि बिजनेस और कॉमर्स के पर्पज के लिए लेट आउट की जाती है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई कंफ्यूजन? आगे कंटिन्यू करूं? तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आपको पता है कि जनरली जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं और जो मतलब एडवोकेट होते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया में ही अपने ऑफिस ओपन कर लेते हैं। आप बहुत बार एडवोकेट को देखोगे तो कुछ एडवोकेट ने आजकल कॉमर्शियल भी बिल्डिंग में काम करते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कोई और रहता है और ग्राउंड फ्लोर पे क्या करते हैं, आपने बहुत सारे सीएस और एडवोकेट के ऑफिस देखे होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सप्लायर उसका कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है, क्या बेटा, और ये रेजिडेंशियल फ्लैट उसने क्या किया, कंपनी सेक्रेटरी को ऑफिस के पर्पज के लिए रेंट पे दे दिया। तो यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, यदि आपने बिजनेस के पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए यदि आपने कोई भी यदि बिल्डिंग को रेंट पे दिया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ पॉइंट नंबर सुनना मेरी बात ध्यान से। मोती सन ज्वेलर्स नाम सुना है? छोटा ज्वेलर, लालकोटी में देखा होगा। अब तो उसका आईपीओ भी आ गया, लास्ट ईयर ही आया था उसका आईपीओ। किसका? मोती सन ज्वेलर्स का। यदि आप मोती सन ज्वेलर्स के पास गए और उनको बोला कि भैया एक काम करो, एक बढ़िया से रिंग बनवा दो, तो आपने फोटो दिखाई, बोला कि ये रिंग बना दो, उन्होंने रिंग बना के दे दी आपको 15 दिन के अंदर। तो क्या किया उन्होंने? सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स? बहुत रिलैक्स होके कॉमन सेंस लगाओगे। यदि आप मार्केट घूमते फिरते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल सही चलेगा। वापस रिपीट करता हूँ बेटा, तो अभी वापस से सावे स्टार्ट हो गया, अप्रैल आ गई, तो अब वापस से शादियां स्टार्ट हो गई, तो रिंग चाहिए ही होती है। तो आपने रिंग बनाने के लिए क्या किया? आप छोटी सी दुकान के पास चले गए। अब कितनी छोटी है सबको पता है। तो मोती सन ज्वेलर्स को बोला कि भैया ऐसे ही रिंग चाहिए जो किसी मूवी में दीपिका पादुकोण ने पहनी थी या कैटरीना कैफ ने पहनी थी, वैसे ही रिंग, वैसा ही डिजाइन। तो मोती सन ज्वेलर्स बोलता है भैया बना देंगे जैसा आपको चाहिए, आपको डिजाइन बताओ, 15 दिन के अंदर ही आपको रिंग मिल जाएगी। तो ये मोती सन ज्वेलर्स रिंग बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। एग्जाम्पल देता हूं, घर में रहती हो तुम, घर में रहती हो ना, तो उसमें फर्नीचर भी होगा। तुम्हारा घर अलग है, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, और सबकी सोफे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्या होती है? तो आपने सोफा खरीदने के लिए बहुत सारे फर्नीचर के शॉप पे, तो यदि आपका बहुत बड़ा क्या होता है, सोफा सेट हो जाता है, तो वही का वही खरीद लेते हैं। बाकी बोलते भाई डिजाइन ही बढ़िया है लेकिन ये फिट नहीं होगा मेरे यहाँ पे, तो दुकानदार बहुत बड़ा क्या बोलते, भैया बना देंगे, हमारी तो खुद की फैक्ट्री है, ये भी बन के ही आया है, या तो ये ले जाओ, 7 दिन का टाइम दो, आपके घर पे आ जाएगा। तो कर क्या रहे हो? सर्विस दे रहा है, बेच रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचूंगा ना मैं। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना कभी सर्विस नहीं होता, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना भी बेचने का पार्ट होता है। आप बहुत बार मार्केट में जाते हो, अपनी डिमांड बताते हो सामने वाले को। एग्जाम्पल देता हूं, एक बार कभी कुर्तीज या कुर्ते या आपने सूट कभी परचेज किया होगा, तो यदि आप किसी ऐसे ही डीलर के पास चले गए जिनकी खुद की फैक्ट्री हो, क्या हो, ऐसे भी शोरूम होते हैं। 2 टाइप के शोरूम होते हैं। जो होलसेलर रिटेलर है वो तो सुनते ही नहीं है, भैया ये पीस ले जाना तो ले जाओ,
लेकिन बहुत बार आप जाते हो, जो बहुत ज्यादा प्राइस वाले सेंसिटिव होते हैं ना मेरे जैसे लोग, तो ढूंढते रहते हैं कि उस दुकान पे जाओ जो फैक्ट्री वाला ही हो, थोड़ी सी प्राइस तो कम कर देना, क्योंकि उसकी प्राइस कंपेटिवली क्या होगी, कम होगी। तो जो बंदे खुद ही माल बनाते हैं और उनके अपने खुद के शोरूम है, तो वो आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको नोटिस पता होगा, आप सेम टू सेम ले जाओ, नहीं लेना, चेंजेस करने, बटन अच्छे नहीं लग रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करो, 4 दिन बाद आना, जो आप बोलोगे उस कलर का आपको मिल जाएगा। तो कर क्या रहे, माल ही तो बेच रहे, क्या कर रहे हो भैया? सेलिंग भी तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होगी ना, जो प्रोडक्ट आप बोलोगे वही तो बेचूंगा। तो कर क्या रहा है, प्रोडक्ट ही तो बेच रहा है वो, क्या कर रहा है वो? यहां पे ये नहीं दिया, यहां पे कुछ और दिया। अब यहां पे क्या दिया हुआ वो समझाता हूं। अब देखना, जो बात मैंने बोली वो तो माइंड में सेट हो गई आपकी। अब दूसरी बात, क्या नाम है ये, मोती सोनेन ज्वेलर्स, क्या नाम है? आप जो भी हो अपना नाम लगा देना खुद ही। तो आप मोती सोनेन ज्वेलर्स के पास गए और बोला भैया रिंग चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन ये जो रिंग तुम बना के दोगे, इसके लिए जो गोल्ड चाहिए वो गोल्ड में दूंगा, क्या दूंगा? तो नाउ ये जो पर्सन है, ये मोती सोनेन ज्वेलर्स को क्या करता है, गोल्ड देता है, क्या देता है? और उस गोल्ड पे ये क्या करता है, रिंग बना के दे देता है। तो यहां पे मोती सोनेन ज्वेलर्स खुद का माल नहीं है, उसका माल किसका है, किसी कस्टमर का। तो किसी कस्टमर के गुड्स पे, किसी कस्टमर के गुड्स पे यदि कोई पर्सन मोती सोनेन ज्वेलर्स क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग करता है या ट्रीटमेंट करता है, तो ये जो भी प्रोसेस और ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है मोती सोनेन ज्वेलर्स के द्वारा, ये क्या माना जाएगा, ये सर्विसेज है, क्योंकि वो मालिक नहीं है। कौन, मोती सोनेन ज्वेलर्स। मतलब मोती सोनेन ज्वेलर्स फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या बेटा? तो अंशिका ने क्या किया, मोती सोनेन ज्वेलर्स को गोल्ड दिया, और मोती सोनेन ज्वेलर्स ने क्या किया, रिंग बनाई। और तुम्हारा नाम क्या प्यारी बच्ची? कनिष्का, कनिष्का ना, क्या तनिष्का, कनिष्का। तो बेच दिया बेटा, तुमने दिया, अनिष्का ने दिया और कनिष्का को बेच दिया, चलेगा बेटा, चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा, माल तो मेरा है भैया, मोती सोनेन ज्वेलर्स मालिक थोड़ी है। वो तो कर क्या रहा है, ओनली प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में लेबर, तो लेबर का पेमेंट ले लो, जो भी आपके चार्जेस है वो बता दो। तो क्या दे रहा है वो, सर्विसेज, क्या दे रहा है वो? समझ में आ गया, आया एवरीवन? मगर क्या याद रखना, यदि माल किसी और का, उसके ऊपर आप क्या करते हो, ओनली ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो, क्या करते हो, ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, किसी और के गुड्स पे। इंपॉर्टेंट क्या था, जो पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, मोती सोनेन ज्वेलर्स खुद के गुड्स पे प्रोसेस करा था। यदि माल भी आपका और प्रोसेसिंग भी आपकी खुद की, तब तो आप माल ही बेच रहे हो ना। लेकिन गुड्स तुम्हारा और उस पर मैं यदि प्रोसेस कर रहा हूं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? मिस्टर बी मुच्छर, इसमें क्या किया, 10 ग्राम का गोल्ड दिया जॉब वर्कर को, और इस जॉब वर्कर ने क्या किया, गोल्ड पे प्रोसेस की, और प्रोसेस करके एक बढ़िया सी प्यारी सी रिंग बना दी। क्या बना दी, रिंग। और ये रिंग किसकी है, ऑब्वियसली जो गोल्ड दिया था उसे से जो रिंग बनी है। तो इसका टारगेट रिंग बेचना नहीं है, इसका टारगेट क्या है, जो गोल्ड आपने दिया है, जॉब वर्कर ने क्या किया, उसमें ओनली प्रोसेस किया है, ट्रीटमेंट किया है। तो ये जॉब वर्कर क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या दे रहा है ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। यदि इसका खुद का गुड्स होता तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है शेड्यूल 2। आज शेड्यूल 2 के अंदर हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए, 3 पॉइंट्स। बाकी पॉइंट हम कल क्लास में पढ़ेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।